नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार में सियासी घमासान, लालू परिवार में सियासी खींचतान की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एक नया राजनीतिक समीकरण बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये बार बार कहा जा रहा है। हालांकि विपक्षी दल जो कुछ भी कहें कि सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ साफ है। अब संकट सामने के खेमों में दिख रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो दावे और तैयारी बताकर पटना से लौटे हैं, उससे तो लग रहा है कि कहीं कांग्रेस 2010 वाला खेला करने तो ना उतर आए। ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। वैसे अब तक के दावों और तैयारियों को देखें तो वर्ष 2000 और 2010 के बाद इस सदी में तीसरी बार बिहार की सभी सीटों पर कोई एक या कई दल चुनाव लड़ेंगे। नीतीश तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव खासा दिलचस्प होने की उम्मीद है। उधर हाल ही में शुरू हुई लालू परिवार में खींचतान आरजेडी के लिए क्या समीकरण बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। सभी बड़ी पार्टियां अपने गठबंधन के साथ चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। मायावती की बसपा, प्रशांत किशोर की जनसुराज, पशुपति पारस की आरएलजेपी, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, शिवदीप लांडे की हिंद सेना ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा एआईएमआईएम और कई छोटे दल जो चुनाव में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारेंगे। बिहार की राजनीति सीधे केंद्र की राजनीति पर असर डालती है। केंद्र की किसी भी सरकार के लिए बिहार का समीकरण काफी अहम होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी ने फिलहाल राज्य में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है। वहीं तेजस्वी यादव उनके विरोधी दल के नेता के रूप में मुखर रहेंगे। आरजेडी के सामने एनडीए को टक्कर देने की चुनौती है। एनडीए में साल 2020 के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के तौर पर दरार देखी गई थी और इसका फायदा आरजेडी ने उठाया था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य में 2 साल से ज्यादा लंबी पदयात्रा करने के बाद जनसुराज पार्टी बनाई है। 4 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ा, 10% वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जनसुराज को जीत तो नहीं मिली, लेकिन चारों सीट का खेल बिगाड़ दिया। एनडीए को चारों सीटों पर जीत हासिल हो गई, महागठबंधन को नुकसान हुआ। बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत अलग होने जा रहा है। बिहार चुनाव में नेताओं के भाषण बहुत ही कसैला और कड़वा होने जा रहे हैं। बजट सत्र में ही इसकी झलक दिखाई देने लगी है। तेजस्वी हो या फिर नीतीश, दोनों ही व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों तरफ से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी को बच्चा कहकर बात करते हैं। इस तरीके से वो उनके कद को कम करने का प्रयास करते हैं। नीतीश का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी के पिता लालू यादव के साथ राजनीति की है, ऐसे में उन्हें क्या सिखाएंगे। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों की विधानसभा में बीजेपी 110 सीटों पर और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी और सौदेबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू मात्र 43 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं, कैसी परिस्थितियां होंगी, आरजेडी का प्रदर्शन कैसा होगा। अगर आरजेडी के पास सीटें अच्छी आती हैं तो नीतीश कुमार के पास आरजेडी के साथ जाने का क्या विकल्प बनता है, फिलहाल इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। एक बात यह भी है कि नीतीश कुमार की साख अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी राजनीतिक निष्ठा पासे की तरह पलटती रही। उनके खराब स्वास्थ्य और सरकार की कार्यशैली के कारण उनके प्रति विश्वास में कमी आई है। लेकिन ये भी स्थिति नहीं आई कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़कर अकेले चुनाव लड़ ले। हालांकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अस्तित्व मुश्किल में लगता है। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उस तरह से नहीं बड़ा किया जिस तरह से बाल ठाकरे ने किया था। वहां ये बात स्पष्ट थी कि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति जातियों पर आधारित है। छोटी पार्टियों के नेताओं की ये विशेष जाति पर पूरी पकड़ है। जैसे चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक है, जीतन राम मांझी का एक अलग वोट बैंक है। इनके जातिगत वोट बैंक को हासिल करने के लिए गठबंधन की जरूरत है। बिहार चुनाव में इस बार जनसुराज पार्टी भी एक फैक्टर है। ये कितना बड़ा है इसका पता चुनाव के बाद ही चलेगा। प्रशांत किशोर कुछ न कुछ नुकसान जरूर
करेंगे, वो जितना भी वोट लाएंगे, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों का ही नुकसान होगा। सियासी समीकरणों के साथ व्यक्तिगत छवि और नेतृत्व भी खासा प्रभावी माना जाता है। ऐसे में ये समय आरजेडी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री और लगभग 1.5 दशकों तक बिहार की सत्ता के अहम केंद्र रहे लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वजह तेज प्रताप का एक महिला के साथ वीडियो वायरल होना। लालू प्रसाद यादव ने कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी परिवार से दूर करता हूं। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ जब बिहार में चुनाव है। एक बेटा तेजस्वी सीएम की रेस में सबसे आगे है, तो वहीं दूसरे बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का ये संदेश कितना सकारात्मक प्रभाव डालेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अपने पिता के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने बेबाकी से इस मामले पर अपनी बात रखी। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। जब बिहार की मिट्टी से कोई आवाज उठती है तो उसमें या तो विद्रोह होता है या सत्ता की दस्तक, और अगर वो आवाज लालू प्रसाद यादव की हो तो समझिए देश की राजनीति करवट लेने वाली है या ले चुकी है। लालू यादव अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते आए हैं और एक बार फिर अपने बड़े बेटे को पार्टी परिवार से निकालने के मामले की वजह से उनका नाम सुर्खियों में है। आज जब उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में खुद को मुख्यमंत्री पद के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरे बेटे विवादों में घिर गए। तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन तेजस्वी की तुलना में उनका व्यक्तिगत कम परिपक्व और अधिक भावुक माना जाता है। कभी कृष्ण के वेश में रथ पर चढ़कर प्रचार करते हैं, तो कभी सार्वजनिक मंच से अपने ही पार्टी नेताओं को ललकारते हैं। उनकी शादी भी मीडिया की सुर्खियों में रही। ऐश्वर्या राय नाम की राजनीतिक परिवार की लड़की से उनका विवाह हुआ, जो बाद में बेहद विवादास्पद ढंग से टूटा। हालांकि ऐश्वर्या ने इस पूरे मामले को चुनावी स्टंट बताया है। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। उधर आरजेडी के भीतर जारी पारिवारिक और राजनीतिक घमासान अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। तेज प्रताप यादव के जरिए अनुष्का यादव के साथ प्रेम संबंध का दावा करने और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित किए जाने के मामले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। ये उनके पार्टी का और परिवार का अंदरूनी मामला है, तो इसमें कुछ हमें बोलना नहीं चाहिए। पर मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, पार्टी टूटने की कगार पर है,
और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश के युवा भी देख रहे हैं कि अगर एक पार्टी में, एक परिवार में ही इतनी फूट है तो प्रदेश को क्या चलाएंगे। ये तो जंगल राज और लूट को वापस ले आएंगे। तो लोगों ने भी मन बना लिया है कि इनको दूर ही रखो। लालू जी, आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं। बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं। उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया, ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए। कुल मिलाकर बिहार में इस साल अंत में चुनाव है। माना जा रहा है कुछ सर्वे में तेजस्वी यादव सीएम रेस में सबसे आगे हैं। उनके बाद नीतीश कुमार और जनसुराज पार्टी भी रेस में है। ऐसे में तेज प्रताप की इस खबर से आरजेडी को कितना नुकसान होगा या फिर लालू प्रसाद यादव ने तुरंत एक्शन लेकर इस दाग को धो दिया है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल बिहार में कितना गेम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो बिहार में सियासी खींचतान तो है ही, लालू परिवार में भी जाहिर तौर पर खींचतान है। बिहार में ये सियासी घमासान है। और क्यों है? क्योंकि इस साल जो इलेक्शन होने हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। सिर्फ एक या दो दल तो नहीं है, इस बार तो सभी दल पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में उतरेंगे, अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। वो इसके लिए पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। कौन किसके साथ होगा, किसका गठबंधन जीत दिलाएगा, किसका गठबंधन सक्सेस होगा, किसका गठबंधन फेल होगा, ये तो इलेक्शन जब जैसे जैसे नजदीक आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि क्या इस वक्त आरजेडी के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी है इस घटनाक्रम के बाद। पहले भी कई ऐसे आरोप रहे हैं, घोटाले रहे हैं, लेकिन ये एक नई मुसीबत से कम नहीं है आरजेडी के लिए, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन समय में जिस तरह की कोई चीजें आती हैं तो उसके बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। खैर, कितना प्रभाव पड़ेगा कितना नहीं, बिहार के जो सियासी समीकरण हैं वो क्या कहते हैं, कितना बदलेंगे इसके बाद, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, सीधे चर्चा पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में स्वामीनाथ जायसवाल, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे राजेश रमन। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखने के लिए मनोज कुमार बैठा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, बोले। हाँ राजेश जी, सबसे पहले तो देखिए, बिहार में इलेक्शन है, क्या सियासी समीकरण होंगे, ये तो एक मूल प्रश्न है ही। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका गठबंधन सक्सेस होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब धीरे धीरे आएगा। लेकिन क्योंकि आप आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, आरजेडी को मैं कहाँ देखूं? मुख्य रूप से देखा जाए तो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में भूमिका है। तेजस्वी यादव, एक सर्वे की बात करूं तो सीएम रेस में सबसे पहले उनको काउंट किया जा रहा है। लेकिन जो चीजें हाल ही में हो गई हैं, या परिवार से जुड़ी हुई हैं या राष्ट्रीय जनता से जुड़ी हुई हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या आप लोगों के लिए मुश्किल है, या फिर ये जो एक छोटा सा दाग आया है इसे अपने पार्टी से बाहर करके तेज प्रताप को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने धो दिया है। जी नमस्कार राखी जी, सभी लोगों का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम मैं करता हूं सबको। सबसे बड़ी बात है कि आप जो बोल रहे हैं दाग, उसी के लिए अगर कहीं न कहीं लालू जी को कुछ वैसा लगा तो लालू जी उनको सबसे पहले तुरंत पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए। और पार्टी में जो तेजस्वी जी का कद है और पूरे बिहार में जो तेजस्वी जी का ग्राफ है,
वो साफ देखने को मिल रहा है। जहां तक उनका सर्वे भी ले लीजिए, कोई भी सर्वे ले लीजिए, हर सर्वे में 50% से 40% से ज्यादा ही लोग उनको सीएम के दावेदार माने बोल रहे हैं और अगला सीएम के रूप में मान रहे हैं। कहीं से भी ये कमजोरी इस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी पर पड़ने वाली नहीं है। तेज प्रताप जी ने, अगर सच्चाई वो वीडियो है तो उन्होंने अपनी बात को रखा, अगर वो प्रेम करते हैं तो प्रेम को जाहिर किया उन्होंने, और अगर वीडियो बनाया गया है तो वैसा तो आगे रखेंगे, कुछ बात तो होगी, तभी लालू जी ने उनको पार्टी से भी और परिवार से निष्कासित कर दिया। वो उनका निजी मामला है। निजी मामले में आप देख सकते हैं, भाजपा के तो सारे लोग, कितने पार्टी के लोग हैं, ब्रजभूषण जी को ले लीजिए, और अभी तो बोला नहीं जा सकता, आप कल परसों की भी घटना ले लीजिए, इससे पहले भी ले लीजिए, खुद यूपी में ले लीजिए, तो उस तरह की जो घटना है तो बहुत लोग भरे हुए हैं, भाजपा की पार्टी में भरे पड़े हैं, और उन्होंने निकालने का भी पार्टी से काम नहीं किया। जिस तरह लालू जी ने अपने बेटे को वो एक संदेश दिए सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के वासियों के लिए, बिहार के मतदाताओं के लिए, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए, कि अगर गलत करोगे तो जब मैं अपने बेटे को निकाल सकता हूं पार्टी से, तो किसी भी व्यक्ति को अगर निश्चित निकाला जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी ने खुद कहा कि उनका मामला है, ये निजी मामला है तेज प्रताप जी का, मैं जो कर रहा हूं रात दिन, आप देख लीजिए, तेजस्वी जी अभी 4-5 महीनों से रात दिन, मैं खुद बोल रहा हूं, अभी 5 दिन पहले मुंगेर आए थे, परबत्ता आए थे, बेगूसराय गए थे, नौगछिया में संतोष यादव जी, शहीद संतोष यादव जी से मिले, बेगूसराय में शहीद परिवार से मिले, तो लगातार वो काम कर रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। लोग कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे में, उसको दिखाई नहीं देता, पर तेजस्वी यादव जी जो काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो सोच रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। हर जगह खुद अपने से जाके पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों के जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी जो कमजोरी है, उनका जो मांग है, बिहार वासी का, वोटर का, जो उनके दिल में दर्द है, उसको लेने का काम कर रहे हैं, उनको नोट करने का काम कर रहे हैं। मुंगेर में भी आए, हम लोग वहां साथ में थे, बिल्कुल एक एक परिजन से, गंगा में 3 भाई बहन एक साथ डूब गए, उनके यहाँ मिल के गए। देखिए, ये तो बाकरपुर में जनप्रतिनिधि का काम है ही, उनसे मिल के गए। ठीक है राजेश तो जी, देखिए कौन जनप्रतिनिधि का काम है, कोई नहीं कर रहा है राखी जी। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी लोगों के दिल में उतर कर उनका दर्द को समझकर कार्य कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, सराहनीय है, और इसी कार्य को करते हुए जनता का दर्द समझेंगे, जब वो सीएम बनेंगे तो उसको दूर करेंगे। और 17 महीना के काम में जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाता है, रोजगार दिया जाता है, हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में वो काम किए। इससे जाहिर है कि अगर कोई सीएम बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लायक है आज के समय में, तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। चलिए, सिर्फ एक चुनौती नहीं है ना राजेश जी, दे रहे हैं। मेरे प्रश्न को समझिएगा, मैं जिस लाइन पर बात कर रही हूँ उसको थोड़ा समझना है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा। सिर्फ हम ये कह दें भारतीय जनता पार्टी अपनी तारीफ कर ले, जेडीयू अपने नीतीश जी की तारीफ कर ले, कांग्रेस राहुल गांधी की तारीफ कर ले, चर्चा का मुद्दा ये नहीं है। मैं बिहार के जो सियासी समीकरण की बात कर रही हूँ, आरजेडी को लेकर जो मैंने बात की थी, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, दिग्गजों की बात कर रहे हैं, कई लीडर्स उनके ऐसे हैं वैसे हैं, उसका इलेक्शन टाइम में कोई चीज आना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हमें उस लाइन पर जाना होगा। बाकी जनप्रतिनिधि का काम है, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में आप यदि एक उच्च पद पर हैं, जिम्मेदारी है, तो वहां कोई भी अच्छा बुरा कुछ हो रहा है वो आपको देखना है। तो हम उस लाइन पर जाकर इस बात को करेंगे, इसलिए हमें इस इलेक्शन के समीकरणों को समझने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और, आपके साथ कांग्रेस रहेगी कि नहीं, सीट शेयरिंग कैसी होगी, मानेंगे कि नहीं, राहुल गांधी के दौरे भी हो रहे हैं, तो एंड मोमेंट पे जाते जाते क्या हो जाएगा ना, अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा पता नहीं। अभी सबसे बड़ा तो नीतीश जी का काम होता है कि चलिए अभी तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एंड मोमेंट पे कहां आ जाएं, वो एक अपने आप में बड़ा, उनका नेतृत्व अलग ही चलता है बिहार में, तो सब चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगी। विमलेंदु जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ, आपकी विमलेंदु जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। आपकी आवाज पहुंच रही है। ये जो सियासी घमासान बिहार में मैं देख रही हूँ, इस बार तो ठीक है, मुख्य दल तो है ही, उनके साथ अन्य दल भी हैं और प्रशांत किशोर भी बड़ी ताकत के साथ हैं और ऐसा लगता है हाँ रेस में उनको, मैं ये तो नहीं कहूंगी पीछे हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आरजेडी के साथ जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ, जिसे मुख्य रूप से मैं जेडीयू के सामने उनको रखूं, यदि आरजेडी को, कितना आप इस चीज का इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए राखी जी, इम्पैक्ट आप अभी एक नाम लिया आपने, बहुत महत्वपूर्ण नाम, आपके अनुसार से, मीडिया के हिसाब से वो महत्वपूर्ण नाम आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि एक इन्वेस्टर है जो पहली बार बिहार में एक प्रयोग कर रहे हैं, बिहार में राजनीति के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राजनीति में धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं और उसको एलिब्रेट करूं तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी। आज तक बिहार की राजनीति में आप देखे होंगे, लालू यादव जी का समय था, लालू यादव जी जो है वह समाजवाद के सिद्धांत, जेपी जी का समय था, कर्पूरी ठाकुर जी का समय था, लोहिया के सिद्धांत पर चलते, तो ये लोग एक सिद्धांत और विचारधारा से चले थे। ये जो अभी अभी बिहार में आपने जो कहा, बहुत महत्वपूर्ण नाम, इस महत्वपूर्ण नाम में एक ही मैं बात करना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर है, राजनीतिक इन्वेस्टर, पॉलिटिकल इन्वेस्टर। और पॉलिटिकल में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? जैसे मैं हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता, तो मैं अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को आपके बीच रख रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति आए हैं बिहार में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1 साल से बिहार के हर एक गली और हर एक जगह पर सैलरी पेड एम्प्लॉय रख रहे हैं, और सैलरी पेड एम्प्लॉय ही बिहार के पूरे समीकरण को चला रहा है, जिसको कि आप लोग इतनी प्रमुखता से मीडिया और इन सब चीजों पर लाकर दे रहे हैं। इसलिए ये कोई बिहार के लोगों के लिए इन्वेस्ट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों आया है बिहार में ये सब बातें करने के लिए, तो बिहार में उन्हें लोग एक इन्वेस्टर के तौर पर देखते हैं। पैसा लगाने दीजिए, अच्छी बात है, जैसा कि उनका कहना है कि बिहार बहुत ही पीछे है, जबकि हम अभी जीडीपी के भारत की जीडीपी में 1.5 लाख करोड़ का जो है वह हमारी जीडीपी है, और हमारा ग्रोथ रेट जो है वह 11% का है, लेकिन हम पीछे हैं। मैं मानता हूँ हम पीछे हैं, लेकिन वो एक इन्वेस्टर की तरह आए हैं, उनका स्वागत बिहारी कर रहे हैं। वोट कितना देंगे ये तो मैं कर दूं स्पष्ट पूरी तरह से कि उनका जमीन पे कोई नहीं है। हाँ, एक गुब्बारा फुलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो फुलाएं, बिहार की जनता सब समझती है। और जहां तक दूसरी बात आप कह रहे थे, निश्चित रूप से देखिए, अभी विगत 2-3 दिनों की घटना, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 दिनों की घटना है, बहुत मरम्मत करने वाली है। ये घटना जो है वो किसी भी परिवार के लिए बहुत ही जो है वो चिंताजनक है। निश्चित रूप से हम सबको भी दुख है इस बात का कि इस तरह की कोई घटना किसी के परिवार में हुई है, और ऐसा परिवार जो राजनीतिक रूप से बिहार में एक रसूख रखता है, और किसी भी परिवार में इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से संवेदना प्रकट की जानी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी ताज्जुब हुई कि एक ऐसी पार्टी है आरजेडी, मैं कहूंगा आरजेडी एक ऐसी पार्टी हो गई है आज की तारीख में जो कि परिवार के मामले को भी पूरी तरह से जो है वह राजनीति में अपने आप को वो घसीट रहे हैं। कहाँ क्यों घसीट रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें मूल यही है कि आरजेडी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है। ये इनको कोई जनता से, बिहार के दुख दर्द, बिहार की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अरे आपका बड़ा लड़का था, आपके बड़े लड़के की जब शादी हो रही थी तो उस वक्त भी आपको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए थी, अगर परिवार का मुद्दा था तो। और परिवार में ही बातें रच बस जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुद्दा सार्वजनिक हुआ और आज सब जो लोग जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमें भी दुख है, हमें इस बात का दुख है कि ऐश्वर्या राय की जब बयान में सुनता हूं तो मुझे दुख होता है कि एक बेटी के साथ बिहार में ऐसा अन्याय हुआ, और ये अन्याय आरजेडी पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरी पार्टी के लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा जो है वो बहुत दुखद घटना है। यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक जो पार्टी है उसमें आरजेडी एक शुद्ध पारिवारिक पार्टी है। उनके लिए परिवार और राजनीति वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। इसीलिए किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत मुद्दों को भी वो राजनीति से जोड़ दिया। अरे परिवार से आपने निकाल दिया, अच्छी बात है, ठीक है, राजनीति से क्यों निकाल दिया भाई? राजनीतिक दल की विचारधारा के क्या अनुरूप काम वो नहीं कर रहे थे? 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो शो करना चाहते हैं, वो बिहार की जनता को दिखाना चाहते हैं तो लो मैंने भगा दिया। अगर भगा दिया तो फिर आप ये भी कह दीजिए कि संपत्ति में जो हिस्सा है
वो देंगे कि नहीं? बिहार में लालू जी की पटना में 43 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत 476 करोड़ रुपए है। तो क्या वो 43 एकड़ जमीन में से हिस्सा मिलेगा तेज प्रताप जी को? नहीं मिलेगा। ठीक यह है, भी कह देना विमलेंदु जी। चाहिए था। परिवार में अगर आपने छांट दिया तो क्या संपत्ति का हिस्सा क्या आप बांट रहे कि नहीं बांट रहे? उसी तरह क्या पार्टी बांटेगा कि नहीं बांटेगा ये भी बता दीजिए, क्योंकि पार्टी भी तो दो तरह की पार्टी हो गई ना। एक ग्रुप है जो कि तेज प्रताप जी को तेजू भैया कह के बुला रहा है, दूसरा गुट है जो तेज प्रताप जी को। अब लालू जी का ट्वीट आता है, लालू जी तो अभी अस्वस्थ हैं, लालू जी तो अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं है। उनकी, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनकी उम्र और बढ़े, आगे रहें और काफी दिनों तक वो बिहार की सेवा करें, लेकिन अभी तो वर्तमान में वो ट्वीट करने की स्थिति में भी नहीं है। यह तो एक उनके मीडिया के जो मीडिया सेल है उन्होंने जो है वह एक ट्वीट कर दिया लालू जी के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ लालू यादव। ठीक है। तो ये उनका परिवार का जो मामला था उनको वो खुद ही घसीट कर राजनीति में सड़क पर लेके चले आए। इस पर अगर हम लोग कोई बयानबाजी दे रहे हैं या बयान देना पड़ रहा है तो सिर्फ जनता को ये बताने के लिए ये सब ढकोसली बातें हैं। परिवार का मामला परिवार में ही सुलझा लेते ज्यादा अच्छा है। राजनीति में उनको पार्टी से निकाल दिया, अभी पार्टी में अब क्या होगा? पार्टी में भी अब हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, चलिए विमलेंदु जी वापस आऊंगी। ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, बिहार को उससे ठीक है। कोई लेना देना नहीं है और कोई चुनाव पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, कई सारे मेहमान और भी हैं, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, और खेमचंद जी आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है आवाज आपकी? जय श्री राम। हाँ, खेमचंद जी, बिहार के सियासी समीकरण तो हैं ही, हम जाएंगे उस पर, बात भी पूरी उसी पर चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड की मैं यहाँ बात करूँ, प्लस आरजेडी की बात करूँ। देखिए, दो चीज़ों पर बात हो रही है, इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन के समीकरण। और अब मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि कितना भरोसा है, क्योंकि फिलहाल ये तो है कि जेडीयू के साथ इलेक्शन होना है, ये भारतीय जनता पार्टी साथ है, ये तो तय है। लेकिन आरजेडी को कितना आप कॉम्पिटिटर मान रहे हैं, क्योंकि मुख्य रूप से वही है, और हाल ही में जो घटना हो गई है इसके बाद इसे किस तरह से आप देखते हैं? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पे बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रही है। हमारे एनडीए ने अच्छा काम किया है, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसने वहाँ पे अच्छा काम किया, केंद्र में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है। तो हम अपने कार्य के आधार पर बिहार में जा रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और पूरी एनडीए के जितने भी गठबंधन है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर लोगों के बीच में जा रही है। रही बात लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की, तो वहां पे पावर स्ट्रगल चल रही है, पावर संघर्ष है। और जैसा अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया कि आदरणीय लालू जी तो अभी बीमार हैं, क्या वो इस हालत में है कि वो ट्वीट कर सकते हैं, या वो ट्वीट करते भी थे, क्योंकि उनका कोई वीडियो बयान तो आया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्ट्रगल है और दोनों भाई अपने अपने हाथ में पावर को ग्रैब करके रखना चाहते हैं, पार्टी को रखना चाहते हैं, पैसे को रखना चाहते हैं। अदरवाइज नैतिकता की बात होती तो जब उन्होंने अपनी पत्नी को मारपीट के बाहर निकाला तब कार्रवाई हो सकती थी। उसके बाद तो उन्होंने उसको मंत्री भी बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में भी रखा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि पावर स्ट्रगल की वजह से एक भाई दूसरे भाई से उसका हक मार के या फिर अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए इस तरीके का उठापटक करते रहे, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन इससे बिहार वालों को एक चीज और स्पष्ट हो जाती है, ये वही लोग हैं जो लूटते थे, ये वही लोग हैं जो जंगल राज फैलाते थे, जो जंगल राज इन्होंने क्रिएट किया था। ये वही लोग हैं लंबे समय से, जब नीतीश जी की सरकार चली, लेकिन 1.5 साल या 2 साल इनके साथ जब सरकार चली तो पुणे फिर वही होने लग गया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 1.5 साल में इन्होंने गरीबों से उनकी जमीन अपने नाम करा ली थी, 4th क्लास D कैटेगरी की जॉब के लिए। फिर से अपहरण होने लग गए थे, लोग अपहरण करके पैसे मांगने लग गए थे, फिर से व्यापारियों को मार मार के भगाया जा रहा था। तो ऐसे परिवार को, ऐसी पार्टी को मौका नहीं देना, ऐसा जनता मानती है, जनता जानती है। और ये जो इनका संघर्ष चल रहा है, पारिवारिक संघर्ष, इससे पुनः जो पुनरावृत्ति लोगों के दबाव में हो जाएगी, ये लोग पावर के लिए अपने परिवार में एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं, तो बाहर भी ऐसा करेंगे। इसीलिए इनको मौका नहीं देना, मौका नीतीश जी और मोदी जी को ही देना है। ठीक है, स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आवाज आ रही है। स्वामीनाथ जी, कांग्रेस को कहाँ देखें हम बिहार में, क्योंकि लगातार दौरे भी हैं, राहुल गांधी दौरे पर हैं,
जहां तक मैं गठबंधन के नजरिए से देखूं तो दरअसल बिहार की राजनीति ना थोड़ी अलग थलग हो जाती है। मतलब एंड मोमेंट पे आते आते क्या हो जाएगा यहाँ कुछ पता नहीं रहता है। तो ये बात सही है कि साथ में रहेंगे, आरजेडी के सीट शेयरिंग में बात बन जाएगी। क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? आप कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है बिहार में? देखिए राखी जी, बहुत मजबूती से कांग्रेस आरजेडी गठबंधन अपना चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत जमीनी स्तर पर और जिस तरह से हम युवाओं को और जो वहाँ के अपेक्षित जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक का मामला पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन और नीतीश कुमार, जिस तरह नीतीश कुमार जी का इस समय मनोस्थिति खराब हो चुका है, जिस तरह से निरंतर वो क्या क्या देखते हैं करते रहते हैं, और देश का एक युवा पीढ़ी, एक शिक्षित वर्ग जो वहाँ पलायन कर रहा है, निरंतर बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। सरकार में रोजगार के नाम पर जात धर्म में बांटा गया है और जिस तरह से कुशासन में जितना शिष्टाचार दुराचार बढ़ते जा रहा है और लोग जान गए हैं कि देखिए पहले भी लोग सराहे हैं, बहुत कम सीट के शेयरिंग से हम लोग सत्ता से बाहर थे, लेकिन इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस भी अपना मैदान में उतर चुकी है। हमारा राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राहुल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हर प्रदेश में हर घर तक अब कांग्रेस और आरजेडी का लहर लोगों को दिख रहा है। तो देखिए जो मुद्दे पर आप रखी हैं दिवेश, वह मुद्दा तो एक पारिवारिक मुद्दा है। आप परिवार में कोई अगर गलत करता है तो उस पूरे परिवार का मुखिया उसको जो सजा देना है दे देना, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, वो पारिवारिक मुद्दा है। और उनको जो अपना तेज प्रताप जी को निकालने का काम किए कि संगठन में उनके रहने से बदनिष्ठता फैलेगी और इस तरह का विचारधारा से कुछ अनभिज्ञ होंगे लोग, इसलिए उनको अपने पार्टी के आने वाले समय में कोई छवि पे कोई उंगली न उठा। राहुल गांधी जी और लालू यादव एक बहुत पिछड़ों का मजबूत नेता, जिस तरह से उन्होंने सामंतवाद और को खत्म कर जिस तरह से एक गरीबों को एक आवाज बुलंद करने, भगवनिया देवी जैसे लोग जो पत्थर तोड़ने वाली को सांसद तक बनाकर पहुंचाने का काम लालू यादव ने किया, जो गरीबों का आवाज बनकर एक आंदोलन करके उभरे हुए और बिहार को जिस तरह से सबके साथ सहयोग किया और जिस तरह से आम जन को आगे बढ़कर ताकत दिए लालू यादव। और लालू यादव ने विचार को समझते रहे हैं कि गांव का और गरीबों का और उनके गरीबी देखे हैं, नजदीक से देखे हैं गरीबी, और उन्होंने हमेशा लड़ना सीखा है। तो उन्होंने ठोस डिसीजन परिवार में भी लेने का अपने अंदर दायित्व रखते हैं। अपने बड़े बेटा को जिस तरह से उन्होंने 6 साल से पार्टी से निष्कासित करके अपने पारिवारिक रिश्ते को खत्म करने का बात कहे हैं, तो उनका दायित्व है। और वो जो भी गलत करेगा परिवार में तो मुखिया का काम है उसको समझाना, नहीं तो शिष्टाचार सिखाना। और उसके बाद इस पे राजनीति कटाक्ष करना, राजनीति करना निजी जिंदगी पर हम लोग ये बेहतर नहीं है। और जिस तरह से अब बिहार की जो रवैया अभी जिस तरह से कुशासन में नीतीश और भाजपा के शासन में जिस तरह से गरीबों पर किसी पर पीएमसीएच में लाठीचार्ज हो जाता है, कोई मार के चला जाता है, कोई रेप होता है, व्यापारियों को जिस तरह से लूटा जा रहा है, सरकार में कई घटनाएं घटी जिसका और लाठीचार्ज देखे एग्जाम के समय में बीपीएससी के छात्रों को आंदोलन कर जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा था, दूसरी तरफ छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा था। ये दुर्भाग्य, इस सरकार में नौकरी तो बंद कर दिया गया पूरे देश में। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ का नौकरी का झांसा देकर वोट तो लेकर पिछली बार पीएम बन गए, 15 लाख खाता तो इतना खुलवा दिए झांसा की तरह, और खाते में पैसा नहीं है। आज लोग समझ गए हैं ठगे, बड़े बड़े बात, बड़े लंबे, इनके खून में तो सिंदूर दौड़ता है। अब खून तो रहता नहीं इनके गरम सिंदूर माननीय मोदी जी में दौड़ रहा है। पहले व्यापार दौड़ता था, पहले बोलते थे मोदी जी कि हमारे खून में व्यापार दौड़ता है, आज तो हम बिहार पर है। अब उनके अंदर देखिए, बिहार तो वहीं से शुरू होता है ना, जहाँ देखिए कि पाकिस्तान में अटैक किया, जिस तरह से हमारे 36 लोगों पर आतंकवादी हमला होता, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कुवैत से दौरा खत्म करके आते हैं, तो बिहार के ठीक है ना स्वामीनाथन जी, थोड़ा सा मोदी जी को अभी हम आज दूर कर दें अभी बिहार से। राखी जी, बिहार के धरती से जाके ऐलान करते हैं पाकिस्तान को एक करेंगे वो करेंगे, और बिहार एक धरती है
है, जहां से IAS IPS इंजीनियर और सबसे ज्यादा लेबर। कोई इंडस्ट्रीज नहीं वहाँ बंद पड़ी। डेहरी अंसोल में कई साल से इंडस्ट्री है, वहाँ फैक्ट्रियां, कई स्टेट में बहुत सारे फैक्ट्रियां बंद है। स्वामीनाथ जी तो रोकूंगी सर, खुलवाया मैं नहीं बोल गया रही हूँ जिस लाइन पे जाना है वहां पर आ जाएं। पता नहीं मोदी जी मैं क्यों उस आ रहे हैं। लाइने पे आ रहा हूँ। बिहार का सर बिहार विकास आरजेडी से और उस पे अवरुद्ध रहिए ना हुआ है प्लीज, और मुझे नहीं सुनना गर्म आपने- खून और सिंदूर और ऑपरेशन प्लीज। नहीं वो तो देना पड़ेगा ना, जिस सिंदूर का डंका पीट रहे कि हमारे अंदर, उनके अंदर तो अब सर सिंदूर बिहार की गरम राजनीति सिंदूर में बह डंका रही है। अभी और नीतीश जिस जी और तरह से- बीजेपी है ना। देखिए पूरे देश में बीजेपी सरकार अपना शासन चला रही है, जो झांसा दे के आती है चुनाव में 2500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, सिलेंडर फ्री, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ठीक है चलिए स्वामीनाथ जी मैं रोकूंगी क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, 2 मेहमान और बाकी। आज तक 500 ठीक है रुपया में नहीं मिला, 2500 रुपया में दिल्ली में कहे थे मनोज जी। महिलाओं को खाते में। इतना एजेंडा बना के झूठ बोल के प्रोपगंडा भाजपा का एक एजेंडा है। और जो आज का डिबेट का वो था कि तेज प्रताप पे आप चर्चा करना चाह रहे थे, तेज प्रताप के साथ जो होना था, उनके गार्जियन लालू प्रसाद यादव ने सही डिसीजन लेकर उनको अपने पार्टी और अपने परिवार से निष्कासित कर दिया। अगर उनके अंदर फिर जो समझ में आएगा 6 साल के लिए वो संगठन से बाहर अपने हो गए और बिहार की राजनीति को उससे कोई फर्क ठीक है नहीं स्वामीनाथ जी पड़ता। बस ये बस पारिवारिक मामला मनोज जी मुझे बताइए, जनसुराज को लेकर अभी जेडीयू बहुत सारी बातें कर रही थी और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया है जो इसका एक जिक्र कर रहा है, जनसुराज का इतना कोई अस्तित्व बिहार में है नहीं। खैर किसका कितना अस्तित्व है हमें उस पर नहीं जाना, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, हमेशा हर मौके पे बहुत कुछ बोलते आए हैं, बेबाकी से बोल भी देते हैं। क्या तैयारी है इस बार के इलेक्शन के लिए, कितना मजबूत आप लोग अपने आप को देखते हैं? क्योंकि देखिए 2 दल में जब कोई अन्य दल आता है ना तो उसको तीसरे नंबर पर काउंट जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां क्या हैं, वो कितना गेन कर जाएगा, इसका आभास अभी नहीं है। बोलने में आप कुछ भी कह लीजिए। और दूसरा आरजेडी को लेकर जितनी भी चीजें हुई हैं, क्या इसका कोई प्रभाव देखते हैं, इसका कोई फायदा लेके जा पाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जदयू के लोग पहले तो जनसुराज का नाम ही नहीं ले रहे थे, अन्य पार्टियां नाम ही नहीं ले रहे थे, यार कोई पार्टी है, कोई नया आया है। आज इतना प्रभाव डाल पाया है बिहार में और उनको एक चिंता दे गया है कि कम से कम उनकी जुबान पे जनसुराज आ रहा है। वो बोल रहे जनसुराज इन्वेस्ट कर रहा है, सही पकड़े आपकी, इन्वेस्ट कर रहा है। जितना पैसा जनसुराज अपने संगठन को बढ़ाने में, इतना पैसा जनसुराज खर्च कर रहा है कि लोगों के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को, उनके दर्द को समझने में अगर उतने पैसे खर्च कर दें तो विधायक को खरीद के इधर उधर कर करके वो प्रशांत किशोर सीएम बन सकते हैं। लेकिन उनको बिहार को बड़े की चिंता है, इसलिए घूम रहे हैं। 35 साल से इन दोनों की सरकार है, दोनों अपनी अपनी आलाप गा रहे हैं। जनसुराज आ गया तो कुछ भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जो जदयू के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। अरे भैया आपकी कौन सी विचारधारा है? कभी आरजेडी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी पे चले जाते हैं। आपकी विचारधारा स्पष्ट रूप से क्या है? एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है। अब कहाँ पे हैं आप? आपका खुद का अस्तित्व नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, आपकी विचारधारा कहाँ है? तो आप जनसुराज की बात बोलेंगे? हम किसी भी पर्टिकुलर विचारधारा, कोई जात का, कोई धर्म का राजनीति करने नहीं आए। हम बिहार की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर के हम उजागर कर रहे हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए जनसुराज का जो ग्राफ है, मीडिया झूठ नहीं बोल रही है, मीडिया झूठ नहीं बोल रही है। उनके पास जो डेटा आ रहा है उस डेटा के आधार पर वो बता रहे हैं कि जनसुराज का ग्राफ कहां जा रहा है। जनसुराज का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और अन्य जो पार्टियां उनकी ग्राफ गिरती जा रही है। 5 महीने 5-6 महीने है अभी चुनाव के, 5-6 महीने में देखिएगा जिनकी जनसुराज की ग्राफ कहां से कहां पहुंच जाएगा। जिस तरह से महिलाएं, युवा और वृद्ध हमारे जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, अब जनसुराज से जुड़ रहे हैं, ये एक इतिहास रचने जा रहा है। और दूसरी बात हम आ जाते हैं कि जो आरजेडी ने ये डिसीजन लिया है कि उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रसाद यादव जी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये उनका पारिवारिक मामला है। इसमें ऐसे आप देश में देखा जाएगा, अन्य पार्टियों में भी ऐसे मामले आते रहते हैं, कोई निष्कासित नहीं होता। ये पर्टिकुलर उस फैमिली का मामला है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर से बात करें, जो बिहार का इलेक्शन है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सके तो तेज प्रसाद यादव अपना चुनाव निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से टिकट लेके लड़े, या हो सके तो ये भी संभावना है कि अपनी खुद की पार्टी बना ले। एक अपने पार्टी बना लेंगे तो ये महागठबंधन को कमजोर करेगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, बहुत गुणगान कर रहे थे लालू प्रसाद यादव जी की, शायद वो भूल गए थे लालू प्रसाद जी जब नेता बने
तो कांग्रेस का विरोध करके नेता बने हैं। तो इनकी खुद की अपनी विचारधारा नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है। अगर उनके पास एलियंस में आ गया तो बहुत बढ़िया है, उनसे टूट गया तो बहुत खराब है। लेकिन इस बार बिहार में राजनीतिक फेरबदल बहुत ही मजबूती से देखने को मिलेगा और इस बार जन स्वराज एक बहुत ही मजबूत प्रभाव बिहार के इलेक्शन पर डालने वाला है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी बहुत जल्दी से। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, दो महत्वपूर्ण सवाल हैं आपसे, क्योंकि सब देखिए राजनीतिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं। दो महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं कि इस बार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तो तैयार है, जनसुराज और अन्य दलों की रणनीति क्या होगी? दूसरी चीज ये कि तेज प्रताप को लेकर जो कुछ भी आई है बातें या वीडियोज आए हैं या उनका पारिवारिक निजी जीवन है, जो भी हम कह लें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित तो करती हैं इलेक्शन में? क्योंकि आप एक चेहरा हैं, आपका एक नेतृत्व है। हम ये नहीं कह रहे किसी के साथ गलत हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से मामला जब कोर्ट में हो और इस तरह की चीजें आ जाएं, आप उसे एक्सेप्ट कर लें और पहली पत्नी भी आकर कह दे कि मेरे मामले में जब मुझे मारा गया, न्याय नहीं दिया गया, तो ये सारे फैक्टर आकर कहीं ना कहीं क्या प्रभावित नहीं करते? देखिए, जहां पे तेज प्रताप यादव का मामला है और लालू प्रसाद यादव का मामला है, दो चीजों को जोड़ करके देखें। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम सोशल जस्टिस के प्रणेता है और सोशल जस्टिस कर रहे हैं तेज प्रताप यादव के मामले में, तो इसमें कहाँ मतलब क्या आधार है? मुझे तो लगता है कि एक पक्षी है। तेज प्रताप यादव का पक्ष बिना सुने हुए, मैं लालू यादव के ट्वीट को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं उनकी बातों को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव का अभी कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया उस तरीके से नहीं आई, तो उसका इंतजार किया जाना चाहिए कि तेज प्रताप यादव इस मसले पर क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अन्य अनर्थ हुआ है जो तेज प्रताप यादव ने किया है। किसी से इश्क करना, मोहब्बत करना गुनाह तो है नहीं, किसी भी धारा में उसे गुनाह नहीं लिखा गया है। जो हमारे यहाँ दंड संहिता है उसमें किसी ने इसको अपराध नहीं बताया गया, न ही सोशल जस्टिस में भी आप इसको कैसे अपराध घोषित कर सकते हैं? अपराध है क्या ये? कोई बता सकता है कि कौन सा गुनाह तेज प्रताप यादव ने किया? लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बता सकता है। हाँ, बाइगेमी का मामला बनता है जो कोर्ट में है, बाइगेमी का मामला तेज प्रताप यादव पर बन सकता है, लेकिन जब तक कोर्ट उस पर कोई निर्णय न दे दे, हम लोग कैसे उस पर किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं? पहले तो जो लोग दावे कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, बाइगेमी, तेज प्रताप यादव ने बाइगेमी किया है, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट से बाइगेमी का मामला पास करवाना चाहिए, उसके बाद इस तरीके के आरोप को सत्यापित माना जाएगा। नहीं तो इस तरीके की चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय का मामला बहुत दिनों से अदालत में लंबित है। ऐसे हजारों मामले हैं, तलाक के मामले हैं, जो कोर्ट में सालों साल लंबित रहते हैं, सालों साल चलता है, कईयों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उस पर भी समाज, अदालत को सोचने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है कि उसमें समाज कैसे न्याय करे, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ, ये जो शादी विवाह का जो मामला होता है, ये समाज से जुड़ा हुआ मामला होता है। और तेज प्रताप यादव की जो बातें आज आ रही हैं कि ये शिक्षिका के खिलाफ कार्य करने, पहले भी तो करते थे। कई आरोप आरजेडी के कई नेताओं पर इस तरीके से लगे हैं, जिन पर लगे हुए हैं वो भी आरजेडी में है, सारी तमाम पार्टियों में है, किसी भी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी में नहीं है। तो आरजेडी जो लोग भी कह रहे हैं उनको एक मजबूत आधार देना चाहिए तेज प्रताप यादव के खिलाफ। मैं तेज प्रताप यादव के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि तेज प्रताप यादव की ओर से कुछ बातें नहीं आई है। तेज प्रताप यादव ने खुद भी नहीं कहा है और तमाम लोग एक तरफा आरोप लगाए जा रहे हैं। वो जो लड़की, जिस लड़की के साथ फोटो वायरल हुआ है, उसका भी तो कोई बयान आना चाहिए, उसने क्या कहा। किसी ने कुछ एक ट्वीट पर इतना हंगामा बरपा है, लेकिन किसी ने मामले को सत्यापित करने की कोशिश नहीं की है। लालू परिवार ने भी नहीं की है, तेज प्रताप यादव को भी आगे आकर के बयान देना चाहिए कि यह मामला कहां तक जा रहा है। दूसरी बात है कि इस चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को जरूर लगा होगा कि इससे, लालू यादव को भी लगा होगा इससे कि चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है, इमेज गलत जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से परसेप्शन बनाया गया दरोगा राय की पोती का, चंद्रिका राय की बेटी का, एक ब्रांड इमेज ऐश्वर्या का बिल्ड किया गया और उस पर ये बताया गया कि उनको प्रताड़ित किया गया है, इससे सामाजिक न्याय दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ने वाला था, जिसको लेकर के ये लोग चिंतित थे। तेज प्रताप यादव शायद अपने इस तरीके से पीआर को मजबूत उन्होंने नहीं रखा है अपनी बातों को रखने के लिए, या रखा भी है तो वो शायद नकारा है, बिल्कुल नकारा है। क्योंकि इस परिस्थिति में सही या गलत जो कुछ भी आपका पक्ष है, आपका आना चाहिए, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। सिर्फ एक आप लालू यादव के बेटा, राबड़ी देवी के बेटा, तेजस्वी यादव के भाई तक नहीं है, आप विधायक भी हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो आपको इस मसले पर आकर के जवाबदेही पूर्वक जवाब देना चाहिए, नहीं तो आप रणछोड़ दास कहलाएंगे, भागे हुए कहलाएंगे। क्यों भाग रहे हैं? अब तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उसको तो सही मान लिया जाएगा फिर कि सही है, लालू यादव ने सही कहा, तेजस्वी यादव ने सही कहा, जनता दल यूनाइटेड सही आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी सही आरोप लगा रही है, ऐश्वर्या राय सही आरोप लगा रही है। तो तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं आगे आकर के इस सारे मामलों को पर्दाफाश करना चाहिए। जी राखी जी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कुछ कहना चाह रहे थे राजेश जी, बोलिए, समय की सीमा है। आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज जल्दी जल्दी से बोलिएगा। हाँ राजेश जी बोलिए पहले। देखिए, जहां तक बात है, तेज प्रताप जी ने जो बाद में, अभी चूंकि ऐश्वर्या राय का मामला चल रहा है, तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है, उस मामले के बाद अगर ऐसा हुआ, इसको देखते हुए लालू यादव ने एक तरह से ऐश्वर्या राय पर सिंपैथी जताते हुए एक मामले पर उनको पार्टी से निकाला। तो राजेश जी, सवाल तो वही है कि सिंपैथी तब जता लेते जब उनको मारा था या प्रताड़ित किया था। यही तो ऐश्वर्या का तो बयान आ गया ना। ऐश्वर्या ने तो आगे आके कह दिया कि आप लोग सब चुनावी स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पहले मेरे लिए क्यों नहीं आवाज उठाई गई? ऐश्वर्या राय को बोलने से क्या होगा? उनको मारा पीटा या किस तरह से घर के अंदर की बात है, वो तो अपना पक्ष रख रही है, और उस मारपीट पे तेज प्रताप या राबड़ी देवी तो अभी अपना पक्ष नहीं रखी है, वो तो उनको बेटी की तरह रखी। तेजस्वी यादव जी बीच में बोले लग रहा है बेटी की तरह रखी, उनको लग रहा है उनको प्रताड़ित किया गया। तेज प्रताप जी कुछ कह नहीं रहे हैं। अनुष्का जी के साथ करवा चौथ के फोटो आ रहे हैं। देखिए, निजी जीवन पर मैं टिप्पणी नहीं करती हूँ, जैसा कि प्रियदर्शी जी ने कह दिया, यदि वो उनकी चाहत है बिल्कुल जाइए, लेकिन आप प्रॉपर डिवोर्स ही ले लेते भाई। आप क्यों ऐसे किसी के साथ कर रहे हैं? आप एक नियम कानून भी तो होता है, नहीं होता? प्रेम की बात है, अब प्रेम है तो उन्होंने जाहिर किया। अब मोदी जी की तरह तो छोड़ नहीं दिया 25-30 साल तक। और अभी जिस तरह से नीतीश कुमार जी महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं विधानसभा में, मतलब जग जाहिर है, सारे लोगों ने देखा है, उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब उस तरह की टिप्पणी भाजपा एक तरफ कहते हैं निजी मामला है, नहीं बोलना चाहिए, दूसरी तरफ बचाव भी कर रहे हैं। निजी जीवन पर निश्चित नहीं बोलना चाहिए। लोगों के बीच में ये मामला नहीं है तेज प्रताप जी का, ये मीडिया के द्वारा उछाला हुआ मामला है। उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने अपनी बात को रखा। लालू जी को लगा कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने अन्याय के साथ खड़ा रहते हुए अपने बेटे को भी पार्टी से निकाल दिया। राजेश जी, एक मिनट रुकिए, कुछ कह रहे हैं खेमचंद जी? उन्होंने बेटे को भी पार्टी से निकाल दिया, और जिस तरह से लगातार जो बोल रहे हैं राजेश जी, ठीक है, मैंने सुना, एक मिनट रुकिए। कहीं नहीं, मीडिया में कहीं नहीं ऐसी बात है तेज प्रताप जी का। उन्होंने प्रेम किया, अपनी बात को रखा, और लालू यादव जी को लगा सर ठीक है, अब बस करिए, बहुत ज्यादा ही प्रेम बरस गया, अब नहीं होगा सर इससे ज्यादा। हाँ खेमचंद जी, देखिए, राइट जी ने जिस तरीके से निंदनीय तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे अभद्र टिप्पणी की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि लालू प्रसाद यादव नहीं, सच नहीं है क्या? मैंने जो टिप्पणी किया वो सच है कि नहीं, ये बताइए, हाँ या ना? मत करो। जो कृत्य आपके नेता ने किया है, एक वाइफ को उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और दूसरी लड़की के साथ उन्होंने, वो कह रहे हैं कि वो प्रेम किया है, तो क्या वो मुगल राजा है, मुगल तेरसा है क्या? तो उन्होंने गलत किया, मोदी जी ने गलत किया कि नहीं, ये बताइए आप। नरेंद्र मोदी साहब ने गलत किया कि नहीं, ये बताइए आप। मोदी जी और मोदी जी की पत्नी के बारे में टिप्पणी करने का हक तब आपको होता है कि मोदी जी ने किसी दूसरी लेडीज के साथ कोई संबंध बनाए हो, या उनकी वाइफ ने किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए। दोनों ने तपस्वी का जीवन जिया है, दोनों ने सर मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसी पार्टी विशेष में यदि इस तरह की चीजें हो रही है तो आप दूसरों पे मत जाइए। ये आक्षेप लगाने का तो राइट किसी को भी नहीं है। अभी तक आप ही लोग कह रहे थे व्यक्तिगत मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ प्रियदर्शी जी, ठीक है, एक सेकंड। हाँ प्रियदर्शी जी, किसी पर बाइगेमी का आरोप इस तरीके से आप नहीं लगा सकते हैं। अदालत में भी बाइगेमी का आरोप सिर्फ पत्नी लगा सकती है। तो हमें इस मीडिया के मंच पर, कोई भी मीडिया के मंच पर अगर बाइगेमी का मामला
सत्यापित किया जा रहा है अपनी ओर से, तो उस पर कहीं ना कहीं आत्मलोकन करना चाहिए। ये मनोज जी कानूनी कुछ मसला कह है रहे हैं। हाँ और उसको इस तरीके से नहीं उछाला जाना हाँ ठीक है चाहिए। मनोज जी मैं बोलिए ये जल्दी से। कह रहा था कि मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को देखता हूं कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को गलती को इंगित करने लगते हैं। अरे भाई बात हो रही है कि इसका पॉलिटिकल प्रभाव क्या पड़ेगा, मनोज सही किया बाबू, आप अपनी जो गलती भी नहीं की। छुपाए। ये आप ही का प्रशांत किशोर का जुमला दिया हुआ था मोदी जी को, अच्छे दिन आएंगे, आप ही के द्वारा रचा गया था 2014 में। आप अपनी अच्छी गलती बात है। मानिए। नहीं क्या मोदी जी आगे आपको गलती लग रहा है? आप आए तो सही हो जाता। वही जुमला नहीं आप आते तो सही हो जाता। ये तो महाजुमलाबाज है। चलिए इलेक्शन नजदीक है, किसको क्या जनता देगी वो पता चल जाएगा। व्यक्तिगत आरोप लेकिन इस तरह से मत लगाइए, जिसके साथ जो हुआ है वो उस पर बात करें तो बेहतर होगा। चर्चा को रोकूंगी, समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार में सियासी घमासान और लालू परिवार में खींचतान, ये बिल्कुल होना था। देखिए बार बार कहा जा रहा है व्यक्तिगत मामला है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नियम कानून के हिसाब से देखा जाए तो क्या ठीक है? यदि ऐश्वर्या राय आगे आकर अपनी बयान रखती हैं तो तेज प्रताप को भी रखना चाहिए, अनुष्का यादव को भी रखना चाहिए। रही बात सियासी समीकरण की, तो हाँ इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं पड़ता तो लालू प्रसाद यादव ये डिसीजन नहीं लेते। अब बची राजनीतिक दल और मुख्य दल, वो क्या करेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले नवंबर दिसंबर में मुझे लगता है तस्वीरें और साफ होती जाएंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।